नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस की महाबहस। 24 की लड़ाई में मुस्लिम आरक्षण बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। अब आखिरी दौर की लड़ाई बाकी है और यह मुद्दा फिर से जोर पकड़ चुका है। कल हाईकोर्ट से ममता सरकार को मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ा झटका लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार प्रहार किया तो वहीं अमित शाह ने भी आईएए गठबंधन पर तीखे तंज किए। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी और राजस्थान सरकार मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे के आरक्षण की समीक्षा कर सकती है। तो अब सवाल यही कि बंगाल से यूपी तक कोटे पर क्यों मचा कोहराम और वोट के लिए किसने छीना ओबीसी का अधिकार। आज चुनाव एक्सप्रेस में इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस। पहले रिपोर्ट। आखिरी दौर का प्रण, मुस्लिम आरक्षण पर रण। बंगाल से यूपी तक कोटे पर मचा कोहराम। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। योगी का दांव, ओबीसी आरक्षण की होगी समीक्षा। किसी भी प्रकार के उस कार्य को जो असंवैधानिक हो, भारत के विभाजन की आधारशिला रखने वाला हो, भारत को कमजोर करने वाला हो, उसको कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कोटे पर घमासान, अब ओबीसी मुसलमान। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? वोट के लिए किसने छीना ओबीसी का अधिकार। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हीरो वाजपेयी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। इसके अलावा हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु एच रावत जी भी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और थोड़ी देर में मुस्लिम स्कॉलर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे बीच में होंगे। तो शुरुआत हीरो वाजपेयी जी आपसे करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा, कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा, लेकिन ये रिजर्वेशन का मुद्दा है। अब चुनाव में जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं पूरी तरह से गरमा रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टैंड लिया है कि पिछली सरकार में जो आरक्षण दिया गया उसकी समीक्षा होगी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जैसे सपा के नेता एसटी हसन कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, संविधान में यह प्रोविजन होना चाहिए, हमारी सरकारें आएंगी तो ऐसा करेंगी। अब इस तरह की बातें, मतलब आरक्षण पर ही आर पार की स्थिति होती नजर आ रही है। जी हीरो वाजपेयी जी, अब तक आवाज पहुंच रही मेरी? चलिए, फिलहाल उन तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यही सवाल मैं लिए चलती हूं एच रावत जी के साथ, जो हिंदू धर्मगुरु। आप एक तरफ सत्तारूढ़ दल है रावत जी, जो साफ तौर पर जिसका स्टैंड है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये बात को प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दोहरा चुके हैं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता जैसे एसटी हसन वो खुलकर के बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तकलीफ क्यों हो रही है अगर 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया है। तो अब मुझे बताइए, यहां ओबीसी कोटे की बात है, उसके अंतर्गत आने वाली पिछड़ी जातियों की बात है और इसमें किसी धर्म का वर्णन नहीं है। चाहे जो भी अगर जातियां पिछड़ी हैं, लिस्टेड है, तो आरक्षण मिलेगा, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान की राजनीति की गुंजाइश कहां से आती है? धर्म के नाम पे आरक्षण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर धर्म के नाम पे आरक्षण होता है तो देश बर्बादी की तरफ जाएगा। इसलिए जो हसन साहब बोल रहे हैं या जो दूसरी पार्टियां बोल रही हैं, जो आरक्षण देने की बात कर रही हैं, वो सिर्फ वोटों का लालच है कि मुसलमान टूट न जाए इनसे और इनसे अलग ना हो जाए। अगर इनसे अलग हो गया तो इनकी खिसक जाएगी, इनकी राजनीति की मृत्यु हो जाएगी, यानी टोटल पार्टियां कलप्स कर जाएंगी, क्योंकि आज की डेट में इनकी नीति और इनकी सोच को पूरा की पूरा देश समझ चुका है कि इन लोगों का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि हिंदू विरोधी काम करिए, मंदिरों को कहीं ना कहीं उनको घुसिए और सनातन धर्म के हिंदुओं को गाली दीजिए, मुसलमानों को खुश करें। तो जो मुसलमानों का 15-20% जो वोट है वो इनको एक छत्र मिल जाए और उसमें कोई दूसरी पार्टी शहद ना लगाए, यही इनकी सोच है। इसलिए उनको लालच के तौर पर ये आरक्षण देने की बात करते हैं।
धर्म के नाम पे आरक्षण देने की बात करते ठीक है। हैं। अब जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनको धर्म के नाम पे आरक्षण देने की क्या जरूरत है? जो IAS बने हुए हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, उनको जरूरत क्या है? यही तो गया था कि जो व्यक्ति वेल सेटल्ड है उसको किसी भी ना तो SC ST के माध्यम से न किसी धर्म के माध्यम से आरक्षण नहीं होना चाहिए। आस्था जी, बिल्कुल। लेकिन देश में अब इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है और चर्चा के लिए हमारे साथ सैयद जवाद भी जुड़ रहे हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सैयद जवाद, आपका स्टैंड इस पर, धर्म के आधार पर आरक्षण देश में नहीं हो सकता, लेकिन OBC के तहत जिन जातियों या पिछड़ों का वर्णन किया गया है उनको मिल रहा है, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कहां से आ जाती है? बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मेरी वॉइस आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जवाद जी, बोलिए। नहीं, देखिए, आरक्षण के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ज्ञान देने लगे और OBC के मुद्दों पे ज्ञान देने लगे तो बड़ी हैरत की बात होती है। आप थोड़ी सी गंभीरता पूर्वक इस बात को समझिएगा कि किस तरीके से OBC के आरक्षण को जो है वो खाया जा रहा है। खासतौर से SC ST OBC के जो आरक्षण के हित हैं उनको भी समाप्त करा जा रहा है। आप केंद्र के अंदर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से अगर आप कुलपति, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की अगर संख्या देखेंगे तो मात्र 3.5% के आसपास आती है। और यही स्थिति जो है अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, जब 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला था, किस तरीके से OBC का आरक्षण इसी सरकार के अंदर खाया गया, उसके ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लेती है। आप बताइए, इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर जो उनके कुलपति हैं वो कितने हैं? बताइए कितने OBC के? और स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर लगभग 30 उत्तर प्रदेश के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो कुलपति हैं वो कितने OBC हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के हैं या अनुसूचित जाति के हैं? बताएंगे। वहां आरक्षण खाया जा रहा है लगातार OBC का। ठीक है, हीरो वाजपेयी से इस पर जवाब लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ पार्टी BJP से हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी हैं। हीरो वाजपेयी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अब क्या आवाज आ रही थी आपको मेरी? बिल्कुल सॉरी जी जवाद जी, आपकी बात आई। आपने कहा कि OBC आरक्षण को बड़ी चतुराई से खाया जा रहा है, उसका लाभ नहीं मिलने दिया जा रहा। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ BJP प्रवक्ता है। हीरो वाजपेयी जी, आपका इस पर जवाब, और फिर मैं अशोक यादव जी का रुख करूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आरक्षण की बात उठाई गई, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 400 पार सीटें जीतेंगे, हमें सभी वर्गों का समर्थन मिल, उसके बाद तरह तरह की बातें उठने लगी और आरक्षण हटा दिया जाएगा, आरक्षण में कटौती हो जाएगी, संविधान बदल देंगे, डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी, कई तरह तरह की बातें। केजरीवाल ने तो हमारी पार्टी के अंदर कौन कहां क्या बनेगा, कब रिटायर हो जाएगा, किसको किनारे लगा देंगे, इस तक पर अपनी ज्ञान दे दिया। पर देखिए, आरक्षण की जो असली संकट है वो बंगाल में देखिए दिखने लगा है। हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया तमाम ऐसी जातियों को वोट बैंक के खातिर अपने वोट में तब्दील करने के लिए मुसलमानों के तमाम फिरकों को आपने आरक्षण दे दिया। आखिर हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। भय यहां पर है, जहां गड़बड़ हो रही भय यहां पर है। अब जो जनाब बोल रहे थे वो कह रहे थे कितने कुलपति OBC हैं, तो क्या इस देश में इस आधार पर कितने जज OBC हैं, कितना क्या है? अरे जो जिस मेरिट से आ रहा है और जिसकी जहां पर रिजर्वेशन की है जगह उस हिसाब से आ रहा है, उसमें कहां आप इस तरह से तोलने लगेंगे कि कौन किस जगह है, कितनी जगह भरी नहीं। जो मानक है उस मानक के तहत आना ही पड़ेगा, चाहे रिजर्वेशन कोटा हो चाहे सामान्य कोटा हो। जहां जो कोटा लागू होता है, जो परसेंटेज उसमें है, उस परसेंटेज के हिसाब से लोग आ रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने बहुत सीधी बात कही कि जिसकी जहां एलिजिबिलिटी, जिसको जहां लाभ मिलना चाहिए, उस लाभ से जो लोग सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं, उसके बाद इस नापतोल की गुंजाइश कहां बचती है कि कितने OBC हैं, कितने SC STs हैं या कितनी जनरल कैटेगरी के पास है। एक सेकंड जवाद जी, एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लें। हमारे बीच में अशोक यादव जी भी हैं, सपा प्रवक्ता, और उन्हीं की पार्टी के नेता ST हसन, उन्होंने ही मुसलमानों को संविधान में प्रोविजन के तहत आरक्षण की बात उठाई है। अशोक यादव जी, एक तरफ बिल्कुल साफ स्टैंड है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। OBCs के लिए जो प्रोविजन किया गया उसमें अगर कुछ पिछड़ी जातियां आती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन अब इसमें हिंदू मुसलमान या धार्मिक आधार लाने की क्या जरूरत है, मुझे बताइए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। देखिए, ये भाजपा सरकार है, हमेशा लोगों को भ्रम में डालने का काम करती है। आप कर्नाटक में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी देवगौड़ा साहब के साथ है और धर्म के आधार पर आरक्षण सबसे पहले देवगौड़ा साहब ने कर्नाटक में शुरू किया। तो किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी उनसे अपना गठबंधन बरकरार रखे हुए, उसको तोड़ देना चाहिए। दूसरा उनका गठबंधन का साथी है तेलुगु देशम पार्टी।
चंद्रबाबू नायडू साहब, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी को उनसे भी अपना संबंध तोड़ लेना चाहिए ना। अगर वो धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध कर रही है तो कहीं पे आप धर्म के आधार पर आरक्षण कर देने वाली पार्टियों के साथ सहयोग कर रहे हैं, कहीं पे आप उसका विरोध कर रहे हैं। रह गई बात पिछड़ों के आरक्षण की बात, आपको याद होगा 1989 के दशक की बात, 90 के दशक की बात आपको याद होगा, जब बीपी सिंह साहब ने अपनी सरकार के द्वारा जब मंडल लागू किया तो उनकी सरकार को गिराने का काम किसने किया? इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज घड़ियाली आंसू बहा रही है पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। आज उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए, अभी एक हमारे साहब बोल रहे थे, आज तक 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ों का आरक्षण लूटा गया, क्या योगी सरकार ने उसको वापस किया? नहीं किया, आज तक नहीं किया। उसके अलावा जो भी गोरखपुर बांदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्तियां हुई, उसमें घोर जातिवाद हुआ, घोर जातिवाद हुआ। हमारे साथ रहते थे ओम प्रकाश राजभर जी, लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाते थे। आज जो भाजपा के साथ चले गए तो चुप हो गए। इसके अलावा जो विशेष की जो वाइस चांसलर्स की नियुक्तियां हुई, उसमें भी घोर जातिवाद हुआ और एक खास मतलब क्लास के लोगों को ही उसमें नियुक्तियां मिली। क्या समाज के लोग उसके लायक एलिजिबिलिटी नहीं थी? ये सवाल उठता है। वाजपेयी जी, ठीक है, एक एक करके सारे मुद्दों को लेकर आते हैं। हीरो वाजपेयी, आपका जवाब। देखिए, मेरा कहना है कि जिस बात पे कुलपति पे कह रहे हैं, तो क्या कुलपति पे कोई आरक्षण लागू है क्या? अगर आरक्षण नहीं लागू है तो जहां जो उपयुक्त था वहां वो बना और सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस देश में मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि जातियों को नहीं मिला, कि वोट बैंक के खातिर कुछ लोगों को उकसाने की प्रवृत्ति में है। और मुझे लगता है लोग बहुत समझदार हैं, लोग जानते हैं कि स्थिर सरकार, एक अच्छा नेतृत्व जो खुद ओबीसी वर्ग से आता है, जिसने देश ने विश्व में नाम किया है, वो खुद ओबीसी वर्ग से आता है, उसके पास ओबीसी की चिंता करने और हितों को देखने का ज्यादा साधन है बनस्पत तमाम ऐसी पार्टियां जो बरसों तक राज करा और उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। हमने कभी कास्ट रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं की। सरकार की जो भी योजनाएं हैं संविधान के मुताबिक है, जो भी सुविधाएं हैं संविधान के मुताबिक है और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। इसीलिए लगातार 14, 17, 19 और 22 के चुनाव में जनता का समर्थन हमको हासिल है। आप चाहे जितना गुमराह करने की कोशिश करें और गुमराह नहीं होगी जनता। और अगर इतनी लगता है कि आपको गलतियां हैं तो मुझे लगता है इन पार्टी के इन नेताओं को, इन प्रवक्ताओं को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और कहना चाहिए था सरकार हानि कर रही है, जैसे कि कलकत्ता हुआ। पीसीआर सबको में रखिए, इस बीच अगर किसी को हाथ उठाकर काउंटर करना है तो समझ में आता है। आरक्षण जो मुसलमानों को ओबीसी कोटे में गलत तरीके से ममता दीदी ने जारी किया था। चलिए, कोलकाता हाईकोर्ट से फिलहाल बंगाल सरकार को झटका लगा। इस बीच हमें वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, बात आ गई आपकी पूरी। हीरो वाजपेयी जी, मैं फिर आपका रुख करूंगी, एक बार विजय उपाध्याय जी से कमेंट लेते हैं। विजय जी, पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक आरक्षण पर जो घमासान मचा हुआ है, उस पर यूपी सरकार का भी ये दाव है कि पिछली सरकार में दिए गए आरक्षण की समीक्षा की जाएगी। इसे आप किस तरह देखते हैं? चुनाव चल रहे हैं, इस नजरिए से। नहीं, देखिए, जहां तक मुस्लिम आरक्षण की बात है, मंडल आयोग में उन्होंने जातियों की सूची बाकायदे दी थी कि इन जातियों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। और उसमें मंडल आयोग में जहां तक मैंने पढ़ा है कि शेख, सैयद, पठान जो ऊंची जातियां हैं, जब एक तो इस्लाम में जाति होती नहीं ये माना जाता है, और जो जिन लोगों को कन्वर्ट कराया गया उनको यही बताया गया कि आपके साथ कोई भेदभाव, छुआछूत नहीं है, इस्लाम हिंदुओं जैसा नहीं है कि आपके साथ कोई भेदभाव, हमारे यहाँ समानता है। लेकिन के समय कही जाने वाली बातें विजय जी, लेकिन आपको भी मालूम होगा और सभी जानते हैं कि मुस्लिमों के अंदर भी शेख, सैयद, पठान है। इसके अलावा भी, मैं शाब्दिक रूप से नहीं कहना चाहती, ऐसी बहुत सारी जातियां या कैटेगराइजेशन आप कह लीजिए, वो है जो जिनको या आर्थिक रूप। मेरी बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो अपर कास्ट है, मंडल आयोग ने मुस्लिम्स की जो अपर कास्ट है उनको बाहर रखा। ठीक है, कहा कि इनको आप रिजर्वेशन, इनको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इनको भी रिजर्वेशन भी पिछड़ा मानेंगे तो ये तो बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा जो कहेगा कि हम ही पिछड़ा है। फिर ये सवाल उठेगा कि भाई हिंदू जातियों में श्रीवास्तव हैं, वो कहेंगे, ब्राह्मण कह सकते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, या कोई और भी जातियां हैं वो कहेंगी कि हमें भी पिछड़े में रख दिए। तो आखिर जो पिछड़ा का औचित्य है उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश में जो 79 ओबीसी जातियां हैं उसमें माइनॉरिटी की तमाम जातियां हैं। और 1991 से 2000 के बीच में जब अलग अलग पार्टियों की सरकार रही, 22 जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं है प्रयोग। और
ओबीसी की जो निषाद कश्यप जातियां हैं, इनको दलित जाति घोषित करने की एक बार तो नोटिफिकेशन हो गया, सर्टिफिकेट जारी होने लगे, बाद में कोर्ट ने रोक दिया। ठीक है, जयपाल जी क्या है, अभी जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग लगते हैं, मुझे लगता है कि इनके मुंह से आरक्षण शब्द जो है ना, वो बिल्कुल जहर की तरह कभी कभार काम करता है। वो कैसे करता है, जब इन्हीं के एक सांसद सीपी जोशी जी कहते हैं कि हम जो है इस देश के अंदर जो आरक्षण को जो है वो खत्म करेंगे। फिर 2015 में खुद जो है आदरणीय मोहन भागवत जी कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उसके बाद वो अपने अल्फाज बदल लेते हैं। उसके बाद अभी इनको 400 सीटें इसलिए चाहिए थी कि देश का ये संविधान बदल दें। ये भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा, जब आप संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, आरक्षण तो ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे आप ना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। अगर कोई दूसरा विपक्षी पार्टी का अगर इस तरीके के बयानबाजी तो अब तक हल्ला मचा दे। एसटी एक्ट को इन्होंने कमजोर करने की कोशिश करी, फिर बाद में इन्होंने रिवोल्ट करा, वापस लिया। ये भी हमने देखा, कौन लगातार हमला कर रहा है आरक्षण के ऊपर, ये भी दिया। अभी मैं नजीर के तौर पर, उदाहरण के तौर पर जब आपको बता रहा हूं कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के जो पद रह गए, खाली 3.5% के आसपास जो है पदों के ऊपर नियुक्ति हुए, तब के 27% जो है वो आरक्षण है ओबीसी का। उसके अंदर बात करने को तैयार नहीं करते। अब कहते हैं मुसलमानों के आरक्षण की बात। अरे भाई, गुजरात के अंदर आपकी सरकार और बिहार के अंदर भी आप ही की सरकार, एनडीए की गठबंधन से लगातार करीब जो है सरकार 17-18 साल से चल रही है। वहां जिन मुस्लिम जातियों को जो है ओबीसी के तहत आरक्षण मिलता, वहां तो आप चुप्पी से हुए थे। इतने 17-18 सालों के साथ गठबंधन की सरकार आप चला रहे, वहां पे नहीं बोल रहे। और इन्हीं के घटोत्कच जो है, चाहे आपके नीतीश कुमार साहब इस चीज का मुद्दा उठाते हैं, चाहे वो जो है जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी चुप्पी साथ लेती है और वहां पर मौन धारण कर लेती है, वहां पर बात नहीं करते आकर के। ठीक है, ये कैसी दोगली राजनीति है, ये कैसी जो दोहरापन है चरित्र, ऐसी देख करके राजनीति देख करके गिरगट भी शर्मा करके आत्महत्या कर रहे हैं। जवाब साहब, अब आप कमेंट लेते हैं एचएस रावत जी से। बोलिए एचएस रावत जी। देखिए, जब्बार साहब को क्या है, क्या आधा अधूरा ज्ञान है, इनको पूरी नॉलेज तो है नहीं। इनको भारतीय जनता पार्टी को कोसना होता है। अगर मोहन बाबू जी ने कहा था कि भाई समीक्षा होनी चाहिए, तो समीक्षा होने में क्या दिक्कत है? अगर किसी चीज का मतलब बताइए क्या है, फिर बाद में पता पलट क्यों गया? साल से आपने दलितों का शोषण किया, आपने SC/ST का शोषण किया। अगर उसके ऊपर समीक्षा हो जाए तो कौन सी बुराई है? अब आप उसको भी उल्टा लेने की कोशिश करोगे। अरे समय समय पर लगातार कोई परमानेंट ठेका तो ले नहीं रखा किसी चीज का, कि समय समय पर अगर मान लो कोई चीज अपडेट हो गई है तो होने की जरूरत होती है। यानी अगर आज उस चीज का कोई अगर जो है दाढ़ी और मूंछ बुला लेता है, इसी देश में हुआ। और यही एक दलित के चेहरे पर अभी पेशाब करा था मध्य प्रदेश में, वो भी इसी दौर की होता है कि भाई मोदी जी ने ये कहा था, मोदी जी ने वो कहा था। अगर आप गलत तरीके से आरक्षण लेते तो उसकी समीक्षा होनी ही चाहिए, गलत तरीके से आरक्षण की समीक्षा होनी ही चाहिए। बंगाल के अंदर कोर्ट ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, हाई कोर्ट ने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक है। अगर ममता बनर्जी अपनी वोटों के लिए मुसलमानों को आरक्षण देती है तो उसका विरोध होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर उसका कहीं पर भी हो, अगर धर्म के नाम पर आरक्षण लोगे तो उस आरक्षण का विरोध होना चाहिए। कोर्ट ने जो फैसला लिया वो ठीक लिया। आप बेकार की बातें करने लग जाते हो। चलिए, आपसी वाद विवाद में मत फंसिए। आपसी वाद विवाद नहीं। हीरो वाजपेयी जी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उनका कहना है कि आपको क्यों मिर्ची लग रही है, मतलब आप 4% मुसलमानों का हक छीनना चाहते हैं आरक्षण के अंदर से। ये समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर ST हसन ने आरोप लगाया है। आपका सवाल मेरे से, तो मैं आपको जवाब दे दे रहा हूं। 48 मुस्लिम नहीं जवाब जी, ये हीरो वाजपेयी आरक्षण मिलता है जो पसमानदा कहलाती हैं, जिसमें नाई, धोबी, दर्जी, तमाम ऐसी जातियां आती जिनको आरक्षण मिल रहा है। ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मिल रहा है। यही तो हमारा कहना है कि आरक्षण मिल रहा है, लेकिन ममता दीदी की तरह फर्जी तमाम नई जातियों को ओबीसी आरक्षण में डालकर अपने वोट बैंक को तुष्टीकरण को मजबूत करना, हिंदुओं के वोट को कम करना, हिंदुओं को ओबीसी का आरक्षण देने के लिए कम करना, इसकी साजिश हो रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, 25.6 पर मैंने कल भी बताया था, लिखा कि इस देश में बहुसंख्यकवाद को खत्म करना है। तो कांग्रेस किस बहुसंख्यकवाद को खत्म करना चाहती है? बहुसंख्यक तो इस देश में हिंदू है और उसी को खत्म, बहुसंख्यकवाद खत्म करना है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, और उसी का भय है कि जो हिंदू ओबीसी जातियां हैं उनका आरक्षण छीनकर गलत तरीके से दूसरों को देना है।
इसकी इजाजत ना संविधान देता है और ना इस देश का निर्दोष नागरिक देता है जिसको आरक्षण चाहिए, और उसका आरक्षण छीनकर आम जातियों को दे रहे जो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी ना तो मुस्लिमों के खिलाफ है, ना मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ। 48 पसमानदा जातियों को मिलता है और हम पसमानदा के ही बात कर रहे हैं। बरसों लोगों ने इनको दबाए रखा, भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुस्लिम को आगे लाने का काम किया है और लगातार उनके वेलफेयर। अशोक यादव जी, आरोप भाजपा हमेशा से लगाती आई है कि आप लोगों ने अल्पसंख्यक वोटों की फसल काटी है, उनको उनके हाल पर पिछड़ा ही छोड़ दिया, रिफॉर्म्स आप लोग कभी नहीं लेकर आए, और उसका दावा और क्रेडिट अब बीजेपी लेती है। देखिए आस्था जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि इस देश से रिजर्वेशन को खत्म करने की तो उनकी क्षमता नहीं है, लेकिन निष्प्रभावी करने की उनकी योजना है। और इसी योजना के तहत आप देखें, लेटरल एंट्री के माध्यम से 350 IAS रैंक के अधिकारी बनाए गए। तो 350 IAS जो बनाए गए के माध्यम से, उसमें अगर ओबीसी समाज का 27% आरक्षण देखा जाए तो लगभग 90 के लगभग पहुंचता है, या और एससी समाज का आरक्षण देखा जाए तो वो भी लगभग इसी के लगभग पहुंचता है। तो ओबीसी समाज के 90 लोगों का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? तो लेटरल एंट्री के माध्यम से आप IAS बना रहे हो, वहां पे निष्प्रभावी कर रहे हो आरक्षण। आप PSUs को लगातार बेचते जा रहे हो, जिसमें कि पिछड़ों दलितों को आरक्षण मिलता है, वहां भी आरक्षण निष्प्रभावी हो गया। आप लगातार थर्ड पार्टी जो है रिक्रूटमेंट कर इसको आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, वहां भी उनका रिजर्वेशन जो निष्प्रभावी हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि आरक्षण को खत्म करके उसको निष्प्रभावी कर दिया जाए। और तमाम तरह के, अभी हमारे भाजपा कहते हैं कास्ट क्रीड की बात हम लोग नहीं करते, कास्ट क्रीड के अलावा ये लोग बात क्या करते हैं पहले ये बता दें। लगातार माननीय मोदी जी अपने आप को एक जाति विशेष जोड़कर कहते हैं हम पिछड़े हैं, महामहिम राष्ट्रपति की जात ये लोग बताते हैं। कोई मंत्रिमंडल में मंत्री आता तो उसकी पहले उसके जात का ढिढोरा पीटा जाता है। तो जात के धर्म के आधार पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उसके बाद कह रहे हैं हम कास्ट क्रीड के आधार पर राजनीति नहीं करते। लगातार इस तरह की जो बातें, देखिए मोदी के अंदर क्या है कि वो घबराए हुए हैं, सोच रहे हैं हमारा चुनाव फंस गया, हम करेंगे। तो फंसे हुए चुनाव को देखते हुए वो इस तरह की कभी मुसलमान की। वाजपेयी जी कमेंट करना चाहते हैं। हीरो वाजपेयी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेने की बात कहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए राष्ट्रपति आते हैं उस वर्ग से तो इसमें क्या बुराई है, उपराष्ट्रपति आते हैं आपके वर्ग से तो क्या बुराई है। देश के हमने पहले राष्ट्रपति बनाए, अगर वो दलित वर्ग से आते तो क्या बुराई है। अगर वो पता लगता है, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे यहाँ जिनको वर्षों से आपने पिछड़ा रखा, वंचित रखा, शोषित रखा, मुख्य धारा में नहीं आने दिया, भारतीय जनता पार्टी में वो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें क्या कष्ट है, क्यों पेट में दर्द हो रहा है आप लोगों के? ठीक है, सैयद जवाद जी बताइए मुझे, आरक्षण पर प्योर पॉलिटिक्स हो रही है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। 10 सेकंड अगर मुझको दे देंगे तो मैं अपनी बात रख दूं, अगर इजाजत हो। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अगर आप खुद देखेंगे, घर के अंदर देखेंगे, तो सबसे ज्यादा पक्षपात तो भारतीय जनता पार्टी के घर के अंदर है। इनके जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं वो तमाम अपर कास्ट से ही बनते हैं, ना कोई महिला आज तक बनी है, ना कोई दलित आज तक बना है। पूछिए ये पक्षपात है नहीं है? सबके कांग्रेस के अंदर जो है एक दलित भी प्रेसिडेंट बन सकता है, एक मुस्लिम भी बन सकता है, एक महिला भी बन सकती है। ये तमाम नजीरे सामने हमारे मौजूद है। और जब पता नहीं आपको इतिहास पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, तो क्यों बोलते हो? आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन अध्यक्ष बने हैं? आपको पता है क्या? आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन कौन बने और कौन कौन सी कास्ट से बने हुए हैं, कौन कौन से बने हुए हैं? बस यहाँ पर आपको बोलने का मतलब है, समझ है नहीं। आप बताओ ना कौन कौन से बने हैं? अरे बंगारू इलेक्शन आपको पता है कौन थे? आपको पता है बहुत सारे हमारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बने, उनके बारे में पता ही कुछ नहीं है। बोलना शुरू कर देते हो ये बने और वो बने, फलाना बना, ढिकना बना। आपको जब पता नहीं है तो बोलते क्यों? यादववाद हो गया, यादववाद बढ़ गया, यादवों के खिलाफ थे। यादव और मुसलमान तो एक है, उत्तर प्रदेश में यादव मुसलमान एक नहीं है। सरेआम आप लगातार बोलते हो, एन बाई फैक्टर आप बोलते हो, लगातार एन बाई फैक्टर चलता है। यादव जी कह रहे थे कि हमारे जातिवाद नहीं है, और पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर एन बाई फैक्टर चला है। 4 जून के बाद पता चल जाएगी सारी चीजें, कौन से मुख्यमंत्री कैसे बदले जाते हैं और कौन से लेकर के हमारे जाते हैं। ये जब अभी हवाई बातों से निकलकर जमीन पर आ जाते हैं, हवाई बातों से निकलकर जमीन पर आ जाते हैं, जनता के मुद्दों की बात कर लेते हैं। ठीक है एचएस रावत जी, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। चलिए, सवाल हीरो वाजपेयी जी मेरा आपसे, ठीक है हीरो
वाजपेयी जी, मेरा सवाल यही कि अब बहुत जल्दी छठे चरण के लिए वोटिंग होने जा रही है और सातवां चरण मतलब लगभग 10 दिन के बाद देश में चुनाव खत्म हो जाएगा, तो आखिरी दौर का जो प्रण है उस पे मुस्लिम आरक्षण पर जबरदस्त रण चढ़ा हुआ है। आपको लग रहा है कि देश भर में क्या अब इस छठे चरण और सातवें चरण के चुनाव प्रचार में जनता के मुद्दों की बात हो रही है, या एक बार फिर से वही हिंदू मुसलमान की दूरी पर चीजों को घुमाया जा रहा है कि किसी तरह समय निकल जाए या अपना मैसेज अपने वोट बैंक तक पहुंचाया जाए? जनता के मुद्दों की कहीं ग्राउंड पर बात है? आपकी पार्टी से भी सवाल है और विपक्षी पार्टी से भी मेरा यही सवाल है। पहले हीरो वाजपेयी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि पिछले 10 साल में जो हमने कार्य किए और जिस तरह से हमारे कार्यकाल में डिजिटल मीडिया बढ़ा और लोगों के पास घर घर तक हर सूचना, हम डिबेट में कितना भी गुमराह करें, कितना भी झूठ बोले वक्ता आकर, लेकिन जनता जान रही है कि क्या हुआ इन 10 सालों में, हमारा नेतृत्व क्या करता है, हमारी नीतियां क्या है, हमारी नियति क्या है और भारत किस पायदान पर, किस श्रेणी में कहां खड़ा था, आज विश्व में कहां खड़ा है। तो ये चीजें लोगों तक पहुंच चुकी हैं, जनता अपना मन बना चुकी है। लेकिन राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमें रैली करनी चाहिए, हमें लोगों से मिलना चाहिए, हमें अपनी बात कहनी चाहिए। वो बातें हम अपने मन से कहते हैं। हमारे शीर्ष नेता, हमारे पास नेतृत्व की एक लंबी श्रृंखला है, इसलिए हमारे लोग जगह जगह जाकर बात कहते हैं। पारिवारिक पार्टियां हैं, कुछ चंद के परिवार की पार्टियां, उनके पास नहीं लोग हैं तो वो नहीं जा पा रहे, नहीं अपनी बात कह रहे हैं, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म, जनता तक ना पहुंचना पड़े उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका यही है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझा करके चुनाव दिशा को मोड़ा जाए और एक बार फिर से अल्पसंख्यक वोट बैंकों की फसल काटी जाए। मतलब ये शॉर्टकट चल रहा है क्या राजनीति में? शॉर्टकट का रास्ता अपना कौन रहा है? शॉर्टकट का रास्ता भाजपा अपना रही है। जब उससे अग्निवीर की बात की जाती है, जब उससे पेपर लीक की बात की जाती है, तब वो कहती है कि देख रहे हैं मोदी जी का डंका बज रहा है विदेश में। जब भाजपा से कहा जाता है महंगाई बेरोजगारी देश में है, तो वो कहेंगे ये सब बात फालतू हैं, तुम देखो ना देश का कितना मान सम्मान बढ़ गया विदेशों में। लेकिन वहीं पे जब इंटरनेशनल रेटिंग की बात की जाती है आस्था जी, तब पता चलता है कि पर कैपिटा इनकम में हम 136वें नंबर पे है, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 136वें नंबर पे हैं और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पे। ये लोग फर्जी कहते हैं कि देश का डंका बज रहा है, हमारी इकोनॉमी बूम कर गई, हमारी अरे इकोनॉमी अगर 5वें रैंक की है आस्था जी, तो हम 136वें रैंक पे हमारी पर कैपिटा इनकम क्यों है? ये हर चीज को डाइवर्ट करते हैं। जब हमारा युवा रोजगार मांगेगा तो इसको कहेंगे मुस्लिम आरक्षण, जब हमारा युवा कहेगा हम अग्निवीर में नहीं जाएंगे, हमको उससे दंड से छुटकारा चाहिए, तो ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। तो ये देखिए, इस तरह का जो तमाशेबाज राजा की कहानी, एक संपत सरल ने जिन्हें रचना की थी तमाशेबाज राजा की कहानी, उसमें उन्होंने कहा था राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। जब बात मुद्दों की होती थी तो दूसरी बात घुमा दिया करता था। तो इस तरह की चीजें जो है देश देख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जनता लगातार 4 बार जवाब दे चुकी है और 5वीं बार भी इनको जवाब देगी। हम और ये इसी मंच पर मिलेंगे 4 जून को, और 4 जून को इनको पता लग जाएगा ये कहां थे और कहां हैं। भ्रम की स्थिति में विपक्ष जी रहा है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है, ना मुद्दे हैं, ना देश के लिए आगे क्या करेंगे कोई कल्पना है। सिवाय एक ही कल्पना है, मोदी हटाओ, उसके अलावा कोई भी कल्पना विपक्ष की नहीं है। और मुझे लगता है हवा पे खड़े या बालू पे खड़े महल बनते नहीं, ये भरभरा के 4 जून को धराशायी हो जाएंगे। HS रावत जी, मैं तो यही कहूंगा कि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो बहुत अच्छा है और आधार पर किसी भी कीमत पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो वाकई गरीब है देश के अंदर, जिसको आवश्यकता है, उसको आरक्षण देना चाहिए और आरक्षण के ऊपर समय समय पर कहीं ना कहीं समीक्षा होती रहनी चाहिए। ठीक है। हमारे साथ विजय उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, अगर आरक्षण जैसे मुद्दे की बात की जाए तो ये एक ऐसा मुद्दा है, आज या कल से नहीं, कई दशकों से उठाकर देखें तो इस मुद्दे पर देश में बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, सरकारें पलट गई, सरकारें बन भी गई हैं, नेता बन गए हैं इस मुद्दे से। आज की डेट में बड़े बड़े दल उन्होंने बनाए आज, जो बड़े छत्रपों के रूप में स्थापित हैं, कई राज्यों की मैं बात कर रही हूं। लेकिन आज इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब संविधान में अगर ओबीसी आरक्षण का प्रावधान है, जिन पिछड़ी जातियों की बात है, उनको उनका हक मिल रहा है, मिलना चाहिए, लेकिन अब इसमें अलग मुसलमानों के लिए आरक्षण हो, यह व्यवस्था कर्नाटक के बाद अब क्या देश के बाकी राज्यों में लेकर आने की जो राजनीति या रणनीति है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं और इसकी एंट्री दरअसल हुई कैसे चुनावों में?
देखिए, इसकी एंट्री कर्नाटक से ही हुई, जहां शेख सैयद पठान को ओबीसी घोषित करके इसमें रिजर्वेशन की लिस्ट में डाल दिया गया। आप उच्च जातियों को, शेख सैयद पठान उच्च जाति में आते हैं मुस्लिम समाज में, और जब उनको आपने रिजर्वेशन दे दिया तो जाहिर है कि जो ओबीसी का हिस्सा है उसमें बंटवारा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे बहुत से लोग इस बात का भी विरोध करते हैं कि 10% ईडब्ल्यूएस क्यों दिया गया, और शेख सैयद जो जिसमें सभी सामान्य जातियां हैं उसमें शेख सैयद पठान शामिल हैं, ठीक है, जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, तो ऑलरेडी उनको 10% में रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब ओबीसी के जरिए एक बैकडोर से उनको रिजर्वेशन दे दिया गया। तो ये प्रैक्टिस दूसरे राज्य भी अपना सकते हैं वोट बैंक के लिए। फिर आप डबल रिजर्वेशन आपको मिल गया, एक तरफ तो आपको ईडब्ल्यूएस में मिला, दूसरी तरफ आपको ओबीसी पे भी मिल गया। ठीक है, तो ये जो डबल रिजर्वेशन है ये एक दिक्कत की बात। दूसरा, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है और लगातार ऐसी हो रही है कि हमारे समाज की जो फॉल्ट लाइन है, जहां जहां प्रॉब्लम है उसको हैमर करो और गहरा करो, लोगों को बांटो और वोट ले लो। देखिए, एक लंबे अरसे से अति पिछड़े इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि ओबीसी के रिजर्वेशन में जो 27% है, वहां उसमें बड़ा हिस्सा कौन ले जाता है और कम हिस्सा या हिस्सा नहीं मिल पाता है, वो कौन लोग हैं। सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े वास्तव में अब कौन है और कौन आगे हैं। बिरादरियों में बहुत ज्यादा लोग सीएम बन चुके हैं, बहुत ज्यादा विधायक बन चुके हैं, लेकिन कौन सी बिरादरियां ऐसी हैं जिनमें अभी एक भी विधायक कभी चुना नहीं गया है। इस तरह की बहस भी चल रही है। तो इन सारी बहस मुबाहिस के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे डेमोक्रेसी में चुनाव की प्रक्रिया के दरमियान समाज के बंटवारे की जो खाई है वो गहरी होती जा रही है, और चुनाव दर चुनाव ये बढ़ता जा रहा है, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा शायद हम जात विहीनता की स्थिति में पहुंच सकें। ठीक है सैयद जवाद जी, अब इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है। अब इसमें जो प्रोविजन होने चाहिए या जो मांगे हैं वो तो हमेशा से चली आ रही है, लेकिन चुनावी मौसम में इसको कौन बुना रहा है? नहीं, देखिए, चुनावी मौसम में झूठ का प्रोपेगेंडा चला के भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। सारे प्रवक्ताओं को देख रहा था, खासतौर पे अभी जो विजय उपाध्याय जी हैं, एस रावत साहब और हीरो वाजपेयी जी, तो जातीय जनगणना का आप कर दीजिए, उठा करके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, निकल जाएगा कौन से लोगों को क्या मिल रहा है, वो चीजें मिल रही है। वो बड़ा एक आज आरक्षण की समीक्षा की जो बात कर रहा है, बड़ा मशहूर एक शेर है कि जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। सबका नंबर लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का है। और जो लोग चुप बैठ करके तमाशबीन बनकर तमाशा देख रहे हैं, गुलामी की मानसिकता के अंदर जी रहे हैं, याद रखिएगा आने वाला वक्त वो दूर नहीं है कि इस देश के अंदर जो संविधान के ऊपर हमला होगा तो कुछ लोग ताली बजा रहे होंगे, जैसे अंग्रेजों के दौर में जो गुलामी के अंदर जा रहे थे, तो अंग्रेजों की जिस तरीके से तायद हो रही थी, अंग्रेजों के लिए कुछ लोग ताली बजा रहे थे, आज उसी तरीके से कुछ लोग गुलामी की मानसिकता में आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए ताली बजा रहे हैं। याद रखिए, उनकी आने वाली नस्लें उनसे सवाल करेंगी कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे। याद रखिएगा, आने वाली नस्लें ये सवाल पकड़ करके बुढ़ापे में सवाल करेंगी कि देश लगातार 4 जीत के बाद और जनता द्वारा लगातार नकार देने के बाद कांग्रेस की स्थिति तो उत्तर पे विलुप्त होने जैसी है। मुझे लगता है कि 33 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। सपा हर बार कोई ना कोई बैसाखी, हर बार कोई ना कोई प्रयोग करके चुनाव लड़ती है, लेकिन लगातार हाशिए पे है। मुझे लगता है ये दोनों पार्टियों के घबराए हुए प्रवक्ता है। 4 जून को मुझे लगता है कि ये हम लोगों का सामना करने के लिए भी चैनल पर आएंगे नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने से ये बताइए कि आपने और राहुल ने, अखिलेश और राहुल ने क्या कहा उत्तर प्रदेश के लिए? क्यों लोग आपको वोट देंगे? क्या कौन बनेगा आपका नेता? क्या नियत है आपकी उत्तर प्रदेश के बारे में? हर बार कोई एक नया गठजोड़ कर लेना। पिछली बार भी आपने किया था, 2 लड़कों का साथ है, साइकिल भी टूटी, हाथ भी टूटा, अब आपने नए सिरे से कर लिया, लेकिन इसमें नया केवल ये कि हमें इस सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिलते, तुम्हें इन सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिलते, और मिलकर प्रत्याशी जोड़कर एक कर ले। जनता बहुत समझदार है उत्तर प्रदेश की, और फिर से क्लियर मैंडेट आदरणीय नरेंद्र मोदी को देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बातें पिछले 4 चुनाव से हम हर डिबेट में सुनते आ रहे हैं, और इस डिबेट में भी इनके पास कुछ नया नहीं, केवल और केवल यही है। जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, बहुत ध्यान देती है क्या क्या घटा है देश में इन 10 सालों में, उसकी पहली निगाह है। और मुझे कि जनता की अदालत पर हम 5 चरण 5 पेपर दे चुके हैं। जवाब जी, अब जवाब भी सुन लीजिए। पेपर है, अब जवाब भी सुन लीजिए। दूध और पानी हो जाएगा। ठीक है, अशोक यादव, सवाल मेरा यही था कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है,
ये तो बहुत समय से इसको लेकर अलग अलग विचार, मांगे, तरह तरह के आंदोलन भी हमने देखे, भर्तियों के माध्यम से हमने देखा, ये तो चल ही रहा है। लेकिन अब चुनाव मौसम में अगर आप पार्टी के नेता इस प्रकार बयान देंगे कि संविधान में ये प्रोविजन होना चाहिए कि उसमें मुसलमानों को आरक्षण मिले, तो ये धर्म के आधार पर इस तरह की मांग का क्या समाजवादी पार्टी समर्थन करती है? देखिए आस्था जी, ये इस तरह की बातें जो है, जो भी हमारे नेता लोग कर रहे हैं, उनका व्यक्तिगत निजी बयान हो सकता है, पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी हमारे मित्र हीरो वाजपेयी जी ने कहा, तमाम बातें कही, उन्होंने कहा कि यूपी के लिए क्या किया। अरे साहब, यूपी के लिए समाजवादियों के अलावा और किसी ने क्या किया? समाजवादियों ने यूपी को न्यूयॉर्क और सिंगापुर पुलिसिंग की तर्ज पे वर्ल्ड की बेस्ट पुलिसिंग देने का काम किया। समाजवादियों ने 102 108 मुफ्त एम्बुलेंस देने का काम किया। समाजवादियों ने लैपटॉप देकर के उत्तर प्रदेश को डिजिटल युग में पहुंचाया। आपने तो इतना बड़ा उपकार कर दिया उत्तर प्रदेश को कि आप युग में पहुंचा दिया उत्तर प्रदेश को। आप समाजवादियों की तुलना कहां से करेंगे? आपने 2 एक्सप्रेसवे बनवाए, बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और उसपे मिस्टर इंडिया के तर्ज पे जैसे घड़ी दबाते ही सामान गायब हो जाती थी हीरो भाई, उसी तरह से मिस्टर इंडिया के तर्ज पे खड़ी खड़ी कार गायब हो जा रही है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में। तो आपने माफिया खड़ा किया था, माफियाओं की फ्रेंचाइजी, माफियाओं की बात में कर लिया जाए। देखिए, माफियाओं की बात में कर रहा हूँ। योगी सरकार खत्म कर दिया योगी आदित्यनाथ के डंडे में। आज माफिया की हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। आपके द्वारा पल्लवित पिछले 15-20 सालों की सरकारों ने इन लोगों को खड़ा किया था, जिनको हमने खत्म किया है। आप अपराधियों की बात करते हैं। जिस सरकार योगी कैबिनेट में, मैं बता रहा हूँ, 49% गुंडे अपराधी हैं आपके मंत्री। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट आ रही है। आपको किसी को भी गुंडा कह देंगे, गुंडों को सारे नजर आते हैं। आप सुन लीजिए भाई, समाजवादी पार्टी की सरकार को क्या किया था बहन मायावती जी के साथ? बहन मायावती जी के साथ आपने क्या किया था? बताइए, गेस्ट हाउस कांड क्या है? जिम्मेदारी होती है, उन्होंने आपको एक बार माफ कर दिया। शर्म आनी चाहिए, महिला इज्जत पर आपने समाजवादियों ने हाथ डाला था। ये दोनों आरोपी हैं, इनके ऊपर 302 गायत्री प्रजापति को आप भूल गए। डिप्टी होम मिनिस्टर हत्यारोपी रहेंगे, उसके बाद आप अपराध की बात करेंगे। आपके जब 44% मंत्री मोदी सरकार के क्रिमिनल्स हैं और आप अपराधी की बात करते हैं, तो ये सारी बातें, हमें लगता है कि इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जिस देश के गृह मंत्री हत्यारोपी हों, उनके ऊपर हत्या तक के मुकदमे दर्ज हों। ठीक है। चलिए, चुनावी मंचों से आपने इन बातों को दोहराया है। मैं रुक करूंगी। इस वक्त एच एस रावत जी है, वो काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि डिबेट अंतिम पड़ाव में है। एच एस रावत जी, अब मुझे बताइए, इस देश में एक चिंगारी शुरू हुई धर्म के आधार पर आरक्षण, कि मुसलमानों को जो है वो आरक्षण मिले। अब अगर आप केवल इस नजरिए से देखेंगे तो देश में तो और भी अल्पसंख्यक वर्ग है, सिर्फ मुसलमान ही तो अल्पसंख्यक, पारसी भी अल्पसंख्यक है, और भी बहुत सारे वर्ग हैं। तो बताइए, ये देश किस ओर चली जाएगी अगर इस आधार पर बहसें होने लगी या इस आधार पर मांगे होने लगी? आस्था जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में हैं और उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, सरदारों ने कभी जिक्र नहीं किया, वो 2% है ना, और ये 17-18% होकर के भी हल्ला मचा रहे हैं क्या मैं आरक्षण दो। इनकी जो सोच है वो गलत है। अभी मैं यादव जी को सुन रहा था, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इनके टाइम पर सबसे बड़ा गुंडागर्दी का एक रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का। उससे पहले कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने खत्म किया, फिर योगी आदित्य जी ने खत्म किया। अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत मायावती ने खत्म किया, इन्होंने मायावती को मार दिया होता। और सबसे ज्यादा अगर ओबीसी आरक्षण का बेनिफिट अगर लिया तो मुलायम सिंह जी ने, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय पर लिया था कि सबसे ज्यादा यादवों की भर्ती उस समय की गई थी। पुलिस में यादवों की भर्ती, शिक्षा में क्षेत्र में यादवों की भर्ती, क्लर्क के क्षेत्र में, जहां जहां भर्ती हो सकती थी उस 27% के अंदर बाकी जातियों को न लेकर के अपनी ही जाति को भरा गया। और उस समय झगड़े फसाद आंदोलन भी हुए, कुछ रिजेक्ट हुई। तो ये कहना यादव जी कि हमारे शासन काल बहुत अच्छा था, आपके शासन काल में तो गोलियां चली हैं। उत्तराखंड के प्यारे लोग बड़े आराम से जा रहे थे दिल्ली की तरफ, उनके साथ बलात्कार हुए महिलाओं के साथ और गोलियों से छलनी कर दिया आप लोगों ने। आपके टाइम पर तो इतने भयंकर दंगे होते थे कि हर महीने कर्फ्यू लगाया जाता था। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने जो काम किया, उत्तर प्रदेश को जो चमका दिया, वर्ल्ड के अंदर उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए कुछ मिनट मेरे पास बाकी है डिबेट के।
जाते जाते एक कमेंट हम लेंगे सैयद जवाद जी से। सैयद जवाद जी बताइए, अब यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग सिर्फ मुसलमान नहीं है, देश में और भी माइनॉरिटीज हैं। अगर इस आधार पर हम लोग बहसें करेंगे या मांगे करेंगे तो मुझे बताइए इस देश की क्या तस्वीर आप लोग चाहते हैं? हाँ, तभी लगातार मनमोहन सिंह के ऊपर हमलावर रही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज से आते थे और उन्होंने एक बात कह दी थी, उस को झूठ साबित करके, उस बात को जो है झूठ का पुलिंदा बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन रात भुनाने की कोशिश करते हैं। यही तो शायद वजह नहीं थी मनमोहन सिंह के ऊपर लगातार आक्रमण करने की। हो सकता मनमोहन सिंह जो थे वो रेनकोट पहन करके नहाते थे, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही बताया, किसी और ने तो बताया नहीं। इस तरीके की अगर ऊंची भाषा का प्रयोग करा जाएगा और वो भी एक अल्पसंख्यक, मनमोहन सिंह ने ये नहीं मांगा, उन्होंने भी यही कहा था कि मुसलमानों का हक पहले मुसलमानों का हक की बात करी थी। इसलिए गलत बोलोगे तो रोकना पड़ेगा ना। आप अनर्थ करोगे क्या फायदा उसका? आप अर्थ का अनर्थ करोगे क्या फायदा? नहीं, आपको जब पता नहीं थी, आपकी नॉलेज नहीं तो बोल सकते हो आप। नहीं, आप गलत क्यों बोलते हो? जब आपको जब नॉलेज किसी फील्ड की तो आप मत बोलिए, आप राजनीतिक इन्फ्लुएंसर बनेंगे, जितना आता है उतना बोलो आप। एच.एस. रावत जी को बात पूरी करने दीजिए कि जो आरोप ये लगा रहे हैं उसके बाद मैं फाइनल आंसर हीरो वाजपेयी जी से लूंगी इस पर। ठीक है, नहीं आप बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। देखिए, तमाम हिंदुस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर आए, लगभग 14 प्राइम मिनिस्टर आए आस्था जी, लेकिन अब तक के हमें मुझे तकलीफ होती है इस चीज की कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जिस तरीके की पक्षपात की नीति को अपनाते हैं उसको देख करके सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं होता। आपके एक विशेष पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? आप इस तरीके की भाषा करते हैं। आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब तो आपके और आज भी गुजरात के अंदर ओबीसी समाज में, ओबीसी आरक्षण के अंदर बहुत सी मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिलता है, तब तो आप बोलते नहीं है। और लगातार हम तमाम लोगों ने करे आकर के उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं। आप हो सकता है इलेक्शन के अंदर सोच लें कि जीत जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं करोड़ों लोगों के दिल जो है वो आप हार जाएंगे, लोगों की मोहब्बत आप हार जाएंगे। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी। देखिए, मुझे लगता है इनका कष्ट फिर से बढ़ने वाला है। आपके चाहने से कुछ नहीं होता। और जहां तक मुस्लिम आरक्षण की बार बार बात करते हैं, संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है। 48 पसमानदा जातियों को विभिन्न प्रदेशों में आरक्षण मिलता है तरह तरह से, और उस आरक्षण कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। पर जो ममता दीदी ने जिस तरह से आरक्षण में एक तरह से गलत मुस्लिम जातियों को जोड़ा अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, वो चिंता का विषय है। और वो मुझे लगता है कि पूरे बहुसंख्यक और विपक्षी दल दोनों ही मुस्लिम आरक्षण को लेकर इस चरण की लड़ाई में आमने सामने है। 24 की लड़ाई में मुस्लिम आरक्षण बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आखिरी दौर की लड़ाई बाकी है और ये मुद्दा फिर से जोर पकड़ चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर झटका लगा है, तो इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जोरदार प्रहार किया है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।